दोस्तों फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, लेकिन हम ना ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसमें आपको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको चारों टाइप के कराने वाली हूँ। तो ये स्टेटमेंट रहे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल कंजप्शन क्या थी, या फिर आपका प्रेजेंट प्राइस क्या है, यानी कि करंट प्राइस क्या है, या फिर करंट कंजप्शन क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कितना परसेंट बढ़ा है शुगर का प्राइस? 20%। ठीक है, तो पहले आप लिख लो कि जो प्राइस है वो है 20%, और इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 1/5, और ये बढ़ा है। ठीक है, तो यानी कि ये बढ़ा है। ठीक है, ये मैंने बढ़ने के लिए लगा दिया। उसके बाद ये बोल रहा है ड्यू टू दिस, क्योंकि ये प्राइस बढ़ गया है, इस वजह से जो फैमिली थी अब वो 12 किलो चीनी कम लेने लगी है 300 रुपए के अंदर। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है आपका वो इन्होंने सेम रखा है, 300 रुपए ही रखा है। प्राइस बढ़ गया बट इन्होंने एक्सपेंडिचर सेम रखा और कंजप्शन अपनी क्या कर दी, ये 12 किलो चीनी कम लेने लगी। हमें परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि एग्जैक्टली प्राइस क्या था और कितनी कंजप्शन पहले हो रही थी, और अब ये जब 20% बढ़ गई है और 12 किलो जब चीनी कम ले रहे हैं, तो अब का जो प्राइस है वो कितना है, और अब वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना परसेंट अब वो चीनी को कम ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रॉपर बताना है। तो पहले तो हम ना इसका क्या करेंगे, हमें ये पता है 20% का 1/5 होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और परसेंटेज बढ़ी है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होगा प्राइस आपका, ये होगा कंजप्शन मान के चलेंगे, ये है इनिशियल और फाइनल। ठीक है, इनिशियल मतलब पहले आपका प्राइस, डिनोमिनेटर आपकी ओरिजिनल संख्या होती है, तो पहले आपका प्राइस 5 था। अब 5 में 1 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, यानी कि फाइनल प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और हमें एक चीज़ पता थी कि अगर आपको आपका एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो जो ये आपका प्राइस है कंजप्शन इसकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। अब हमें ये पता है हमारा एक्सपेंडिचर तो सेम ही है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंडिचर तो बदला नहीं, अपना खर्चा उतना ही रखा है 300 रुपये, चाहे वो कम हो, और जब पहले था तब भी इतना ही था। तो डैट मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब ये हो गया। अब फाइनल में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कितने बढ़ा है या घटा है। तो 6 में से 5 गए 1, तो डैट मीन्स कि अब उन्होंने क्या किया, एक कम करना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो 1 आया ना हमारा, ये हमें किसकी वैल्यू दी गई है, 12 की, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अब कम चीनी ले रहे हैं, तो हमने माइनस करके 1 निकाला, तो इस एक की वैल्यू हमें दी है 12। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, हम अब निकालेंगे इससे अपना कि हमारा पहले कंजप्शन कितना हो रहा था और बाद में कितना हो रहा है। तो पहले के अकॉर्डिंग 12 है, तो पहले इनिशियल का निकाल लेते हैं। तो पहले था 6 कंज्यूम कर रहे थे, तो 12 6 72 किलोग्राम। दैट मीन्स कि जो आपका इनिशियल कंजप्शन था, यानी कि जो आपका ओरिजिनल कंजप्शन था ना, वो था आपका 72 kg। ठीक है, पहले वो 72 किलो ले रहे थे, तो यानी कि वो शुगर को 72 किलो ले रहे थे पहले। अब अगर हमें करंट का निकालना है तो 12 इंटू करंट में क्या है, 5 है, तो 12 5 60। अब जब उन्होंने 12 किलो कम कर दिया, डैट मीन्स कि अब वो क्या कर रहे हैं, 60 किलो चीनी खरीद रहे हैं प्राइस बढ़ने के बाद। तो हमारे पास ओरिजिनल कंजप्शन भी आ गई और करंट कंजप्शन भी आ गई। अब सेम चीज़ यहाँ पे कर दो, हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब हमें प्राइस पता है, तो ओरिजिनल कंजप्शन के लिए निकाल लो और करंट के लिए। ओरिजिनल के लिए मैं OC लिख रही हूँ और करंट के लिए मैं लिख रही हूँ CC। ठीक है, मतलब जिससे कि हमें ये डिनोट हो जाए कि हमने यहाँ पे ओरिजिनल कंजप्शन से ओरिजिनल प्राइस निकाल रहे हैं और करंट कंजप्शन से हम अपना करंट प्राइस निकाल रहे हैं। तो P इंटू सी इज इक्वल्स टू E का फॉर्मूला लगा दो। P की वैल्यू हमें नहीं पता, C ओरिजिनल कंजप्शन क्या थी, 72 थी, एक्सपेंडिचर आपका 300 ही था पहले भी, तो P को हम क्या करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 72 कर देंगे। तो ये जो आपका आंसर होगा ये होगा, आप ये देख लीजिए कि 2 3 6, 2 6 12, यहाँ पे 2 1 2, 2 5 10 एंड 0 का 0 से ही काट लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट है। 2 1 2, 2 8 16, 18 2 36 होता है, क्योंकि देन 2 7 14 एंड 2 5 10। ठीक है, अब आप इसको और भी कट कर सकते हो। अब 18 75/18 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको प्राइस बताना है, तो हम क्या करेंगे,
हम 18 को डिवाइड कर देंगे 75 से, तो 18 4 ज़ा 72, 5 में से 2 गए 3, देन 0.0, क्योंकि डेसिमल लगा के हम 0 ले लेंगे, देन 18 1 ज़ा 18, 10 में से 8 गए 2, देन अगेन 18 1 ज़ा 18, 10 में से 8 गए 2, तो अब कंटिन्यू चलता रहेगा। डैट मीन्स कि आपका जो पहले प्राइस था वो था 4.11 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो ये हमारा निकला ओरिजिनल प्राइस। अब हमारा करंट प्राइस निकालेंगे, तो हमें पता है P इंटू सी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस हमें निकालना है और हमारी करंट कंजप्शन है 60, एक्सपेंडिचर 300 ही रहेगा, तो प्राइस इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 60, 0 का 0 गया, 6 5 ज़ा 30, तो डैट मीन्स कि आपका जो अब करंट प्राइस है वो है 5 रुपीज़, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि एक ही क्वेश्चन से आपके जब 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप इजीली कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, सो व्हाट परसेंट हाइट शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये आपका ना, इसके लिए आपको सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पेशली वॉल्यूम का, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछी है, ठीक है। मेंसुरेशन में हम ये चीज़ प्रॉपर करेंगे, बट अभी हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज में पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमें एक बात बोलिए कि जो रेडियस है वो आपकी 25% क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। रेडियस आपकी क्या हुई, 25% बढ़ी है, तो इसका एक बार फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो, ये होगा 1/4। अब मैंने आपको जब सक्सेसिव चेंज का लास्ट क्लास में आपको बताया था कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तब मैंने आपको एरिया और वॉल्यूम का भी बताया था। वॉल्यूम में मैंने आपको 3 डायमेंशंस बताई थी, D1 इंटू D2 इंटू T3, कि आपका ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अब आप ये देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h होता है। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल सिलेंडर है, तो ओ से डिनोट कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है ना, इसकी रेडियस बढ़ गई, 25% से बढ़ गई, तो जो इसकी हाइट है वो हम कितना डिक्रीज करें ताकि जो इसका वॉल्यूम है वो बराबर रहे। अब रेडियस ऊपर नीचे दोनों से बढ़ रही है तो इसकी हाइट कम हो रही है, ये इसकी हाइट है तो ये हाइट कम हो गई, ये रेडियस पहले इतना था, अगर अब वो इतना हो गया तो डैट मीन्स कि ये रेडियस बढ़ा है। तो अब ये आपका जो है ये फाइनल वाला सिलेंडर हो गया। तो इसमें हम ना दोनों का वो देख लेते हैं, इसको मान लीजिए, इसको मैंने H2 डिनोट कर दिया और इसकी रेडियस को R2, इसकी वाली रेडियस को R1 और इसकी वाली हाइट को H1, ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो आप ये देखिए, हमें पता है πr² h होता है, तो मैं इसको ना आपस में इक्वल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इन दोनों के वॉल्यूम तो इक्वल ही रहने हैं। तो πr² 1 H1 πr² 2 H2, ये मत सोचना कि ये वन कहाँ से आ रहा है, ये मैंने जो डिनोट किया है वो है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पाई से पाई कट गया। अब यहाँ से ये बन गया r1² ओवर r2² इज इक्वल्स टू H2 ओवर H1। अब हमारा ये इस टाइप से बना है, ठीक है। डैट मीन्स ये एक तरह से रेशो में ले सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 25% 1/4 है और ये बड़ा है, तो इसमें हम प्लस करेंगे। इनिशियल हमें पता है कि रेडियस क्या रही होगी, 4 रही होगी। अब फाइनल जो हो जाएगी 4 + 1 करके वो 5 हो जाएगी, तो इसमें हम अपना डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, इनिशियल फाइनल, ठीक है। यहाँ पे r हमारे पहले क्या रहा होगा 4, अब 4 में +1 किया तो 5 हो गया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये r² होता है, ठीक है, वॉल्यूम में r² पूछा होता है, तो r² में हम 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 × 4 16 एंड 5 × 5 25, ठीक है। और h जो है वो एज इट इज़ रहेगा। और हमें ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका वॉल्यूम सेम है, अब जैसे एक्सपेंडिचर सेम था तो हमारा क्या होता है, एक चीज़ उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही थी, मतलब उसके रेसिप्रोकल हो रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जब हमें पता है कि हमारा वॉल्यूम इक्वल है और हमें हमारा रेडियस का स्क्वायर पता चल गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी अब इनिशियली ये हमारी रेडियस पर्टिकुलर रही होगी और ये हमारी फाइनल जो रेडियस बनी चेंज करने के बाद, बढ़ाने के बाद, वो ये है। तो हम इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन कर देंगे। आप इसको ऐसे लिख लो, अगर ये 16/25 होता तो ये बन जाता 25/16, तो ये उल्टा कर दिया हमने। अब हम इसको कंपेरिजन करेंगे तो इसमें से जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है, 9 मिल गया। अब हमें पूछा है कि हाइट कितनी डिक्रीज हुई होगी, तो पहले हमारी जो हाइट थी हम उसको अंडर में रखेंगे, हमारा डिक्रीज के बाद क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है तो निकाल देते हैं, 25 4 × 100, 9 4 × 36,
परसेंट। इस चीज़ को दोबारा से समझो। हमारी हाइट हमें बोला है कि वो कितनी डिक्रीज हुई होगी पहले वाले से, ठीक है। तो डैट मीन्स कि हम डिनोमिनेटर में तो पहले वाला रखेंगे। अब जो हमारा जिस चीज़ के लिए हम निकाल रहे हैं कि वो कितनी घटी है, उस चीज़ को हम ऊपर रखेंगे। फर्स्ट क्लास को रिमेंबर करो, मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो हमें उस अकॉर्डिंग करना है। तो जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि कितनी डिक्रीज हुई है। वो 9 गुना डिक्रीज हुई है, तो हमने 9 कर लिया। और पहले 25 थी तो 9/25 इंटू 100 करा ताकि हमारी परसेंटेज आ जाए। तो डैट मीन्स कि वो 36% हाइट आपकी डिक्रीज हुई है इस क्वेश्चन में। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सो डैट आपकी जो भी कंफ्यूजन वगैरह है वो सब दूर हो जाए। इस बार हम दूसरा वॉल्यूम लेके चलेंगे। अभी हमने सिलेंडर का लिया था, इस बार के क्वेश्चन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेके चलते हैं। In a cuboid, the length is increased by 10%, the breadth is increased by 20%, and height is decreased by 30%. What percent effect on its revenue? हमें बोल रहे हैं क्यूबॉइड है, उसमें जो लेंथ है वो 10% बढ़ जाती है, ब्रेड्थ है 20% बढ़ जाती है, और जो हाइट है वो 30% घट जाती है। तो उसका जो टोटल रिवेन्यू है या वॉल्यूम कह लो, वो आपका उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो लेंथ है आपकी 10% इंक्रीज हुई, मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेड्थ जो है 20% इंक्रीज हुई, हाइट जो है 30% घटी है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब इनकी फ्रैक्शन कर लो। 10% का हो गया 1/10, 20% का हो गया 1/5, और 30% का आपका बनेगा 3/10। अब अपना डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, इनिशियल ओवर फाइनल कर लो या फाइनल ओवर इनिशियल, कुछ भी करो, आंसर इजी आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ा था तो प्लस, यहाँ पे भी बढ़ रहा है तो प्लस, और यहाँ पे घट रहा है तो इधर माइनस। तो इज इक्वल्स टू कर दोगे 10 + 1 11, आपकी इनिशियल पहले 10 थी, फाइनल आपकी 11 बनी। देन मल्टीप्लाई करोगे, 5 + 1 6 बनी फाइनल, इनिशियल आपकी 5, बिकॉज डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका ओरिजिनल होता है। मल्टीप्लाई करोगे, इनिशियल 10 है, 10 में से 3 गए 7, तो फाइनल बनी 7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व आउट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 3 = 6, 2 5 = 10, ओके। अब हम इसको फिर देखते हैं आगे क्या बन रहा है। तो 10 5 = 50 एंड 50 5 = 250 ओवर 11 3 = 33 एंड 33 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो आपका आंसर आता है 231, ठीक है। अब आप इसमें कंपैरिजन देखो, 250 से ये कितना घट गया, 231 आ रहा है, तो 250 - 231 होगा 19, यानी कि इन दोनों में 19 का डिफरेंस आ रहा है। तब हम लिखेंगे 19 ओवर आपका पहले क्या था, वॉल्यूम 250 था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, बिकॉज हमें बोला है कि वॉल्यूम आपका बराबर है। पहले जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज करने के बाद लेंथ को भी, ब्रेड्थ को भी और हाइट को डिक्रीज करने के बाद बराबर है। तो अब जब आपका वो सब मतलब आपका वॉल्यूम सेम है, तो अब जो परसेंटेज का इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, मतलब पहले अगर क्यूबॉइड बढ़ा था, मतलब बड़ी फिगर में था, तो वो छोटी फिगर में होके कैसे हो जाएगा, या अगर वो छोटी फिगर में था तो वो बड़ी फिगर में होके कैसे हो जाएगा। तो हमें डिफरेंस पता चला कि 19 में 19 का घटा हुआ है, ठीक है। तो 19 का कंपेयर आया तो हमने 19 को ऊपर लिखा। पहले आपका वॉल्यूम प्रॉपर क्या था, 250 था, तो हमने 250 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 0 से 0 गया, 5 2 = 10, 5 5 = 25, तो 19 2 होता है आपका 38 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको चेंज कर लो तो ये आपका बन जाएगा 7.6%, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये 7.6% से आपका जो क्यूबॉइड है वो घटा है, क्योंकि उसकी हाइट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ओके। अब आप ये देखो, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। अब जब इसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी तो ये छोटा हो जाएगा ना, तो इसलिए ये दैट मीन्स कि 7.6% आपका चेंज घटने में हुआ है। और जो अबव क्वेश्चन था सिलेंडर में भी आपकी हाइट डिक्रीज हो रही थी, तो जो आपका आंसर 36% है ये भी आपका डिक्रीज में है, ठीक है। 36% घटा है। आपको इस पूरे परसेंटेज चैप्टर में ना मेन सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद करने हैं। एक आपका वो जो मैंने आपको बताया परसेंटेज चेंज के लिए एक्स वाई वाला फॉर्मूला, और एक ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला इनिशियल एंड फाइनल वाला। इसके थ्रू अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज प्रॉपर आते हैं और क्वेश्चन का अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हो, तो आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जा सकता जो आपका गलत हो जाए, आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने ना कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, इस टाइप का आता है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड द एरर परसेंट इन कैलकुलेशन।
एक बच्चा है, उसने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, 3/4 से, बल्कि उसे करना था 4/3 से। तो अब हमें एरर बताना है कि कितने परसेंट का उसकी कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर से वो कितना परसेंट गलत उसने आंसर करा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली उस बच्चे ने क्या किया, 3/4 से नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसे करना किससे था, उसे इन एक्चुअल करना था 4/3 से। तो यानी कि पहले जो गिवन था इन एक्चुअल उसे 4/3 से करना था, बट फाइनली उसने किया 3/4 से। तो इसमें कुछ मत करो, इन्हें बस ना आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 जा 16, इसको रेशो में कर दो, 3 3 जा 9, 16:9 हो गया। अब 16 और 9 में कंपैरिजन कर लो, तो ये आपका आ गया 7, 16 में से 9 गए, होगा 7। तो 16 में से 9 में आपका 7 आ रहा है। डैट मीन्स कि अब वो जो 7% की उसमें मिस्टेक आ रही है। अब हम पहले का निकाल रहे, तो इसका मतलब अगर जब उस पर्सन ने, मतलब बच्चा था जो, अगर वो 4/3 से अपना मल्टीप्लाई करता नंबर, तो उसका जो आंसर आता वो 16 आता, लेकिन उसमें गड़बड़ी कितनी कर दी उसने, 9 आंसर लेके आ गया। तो अब अगर हम 16 में से 9 को माइनस करें तो हमें 7 मिल रहा है, तो हम ऐसी परसेंटेज निकाल देंगे, 7/16 कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल नंबर लिखते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 700 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको कर लो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 का 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 4 डिवाइडेड बाय 175 कर लो, सो 4 4 जा 16, 7 में से 6 गए 1, देन 5, तो 4 3 जा 12, 5 में से 2 गए 3। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 43 3/4%, या फिर आप इसको डेसिमल में ही करके चलोगे तो भी लिख सकते हो। तो मान लीजिए हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो पॉइंट लग जाएगा 4 7 जा 28, 10 में से 8 गए 2.0, देन 4 5 जा 28। कंप्लीट सॉल्व हो रहा है डेसिमल ची में चेंज करने के बाद। तो एक आपका आंसर ये भी हो सकता है 43.75%। तो अब आपसे अब एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी आपको ये चीज़ मिले ना कि क्या एरर परसेंटेज आया है, कोई नंबर था और उसके बजाय कोई और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल एक चीज़ याद रखो कि इनिशियल फाइनल लिखो एंड उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड कंपैरिजन करके उसका परसेंटेज निकाल दो, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, what percent effect on its consumption if the expenditure is increased by 17%। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइस जो है शुगर का वो 30% बढ़ जाता है, तो उसकी कंजप्शन पे क्या प्रभाव आएगा अगर जो एक्सपेंडिचर है 17% बढ़ रहा है। इस बार आप देख रहे हो आपका एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अब ये केस क्यों चला गया, इसमें आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और आपको कंजप्शन बतानी है। यहाँ पे हमें दो चीज़ दी गई है और एक चीज़ बतानी है जो कि दोनों बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें पहले तो लिखोगे प्राइस, प्राइस आपका क्या हो रहा है, 30% जो है आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, फिर है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है वो भी आपका 17% बढ़ रहा है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करो, 30% बढ़ रहा है। मान लीजिए कि ये चीज़ें आपकी 100 ओरिजिनल थी, अब प्राइस जो है 30% बढ़ गया, तो 100 में 30 को ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर में भी 17% बढ़ रहा है, तो 100 में 17 ऐड करोगे तो ये 117% हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब क्या करना है, अब डायरेक्ट ना आपको एक फॉर्मूला पता है, P इंटू सी इज इक्वल्स टू ई होता है, ये आपको पता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब हमें प्राइस पता है 130 है, कंजप्शन निकालनी है, एक्सपेंडिचर हमें पता चल गया 117 है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी 117 130 ये हो जाएगी। 13 10 ज़ा 130 और 13 9 ज़ा 170, तो ये आपका 9/10 में आ गया कंजप्शन। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो 10 में से 9 गए 1, मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है। और अब हमें पता है कि इनिशियली जो ओरिजिनल कंजप्शन होती, जब ये आपका नहीं बढ़ा था, मतलब प्राइस नहीं बढ़ा था, जब आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा था, तब वो कंजप्शन इन एक्चुअल। अब हमारे पास कंपैरिजन करके आया कि वो एक घटा है। ठीक है, पहले अगर कंजप्शन 10 की हुई थी, तो जब प्राइस भी बढ़ गया एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, तो उन्होंने कंजप्शन में एक का डिफरेंस आया है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय इनिशियली क्या था, पहले कंजप्शन क्या थी 10, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10 10 100, तो डैट मीन्स कि 10% आपकी जो कंजप्शन है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि जो आपका फाइनल है वो कम आया है। अगर ये बड़ा होता 9 तो इंक्रीज करते हम यहाँ पे 10% इंक्रीज,
अगर यहाँ पे 11 होता मान लीजिए, ठीक है, तो वो ओरिजिनल कंजप्शन से तो एक बड़ा ही था, ठीक है, तो हम कहते हैं कि 11% आपका इंक्रीज हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एक कम हुआ है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो हमारी कंजप्शन है वो घटी है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैन स्पेंड्स 60% इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। ठीक है, हमें बोल रहा है एक आदमी है, वो अपनी तनख्वाह का 60% स्पेंड कर देता है, मतलब खर्च कर देता है। अगर उसकी तनख्वाह 15% बढ़ जाती है, ठीक है, अगर उसकी इनकम 15% बढ़ गई, तो जो उसका खर्चा है वो भी उसने 15% बढ़ा दिया। तब हमें बताना है कि जो वो सेविंग्स करेगा, कोई कमा रहा है तो डेफिनेटली अगर खर्चेगा तो कुछ ना कुछ तो अपने फ्यूचर के लिए रखेगा, सेव करके रखेगा। तो हमें बताना है कि जो उसका परसेंटेज चेंज है सेविंग्स में अब कितना आ जाएगा, जब वो 15% अपनी तनख्वाह को बढ़ गई उसकी और वो अब खर्चा भी 15% ज़्यादा कर रहा है। तो इसके लिए ना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आंसर को करने से पहले एक फॉर्मूला याद करो। जो इनकम है ये आपकी बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ठीक है, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि देखो अब आप कुछ कमा रहे हो तो आप खर्चा भी करोगे प्लस उसमें से कुछ बचाओगे भी। ठीक है, अब कहीं पे भी लगाओगे तो वो खर्च माना जाएगा, और अपने पास कुछ बचा के रख रहे हो तो वो सेविंग। तो इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। अब इसमें आपको ये चीज़ करनी है, ये मैंने ना शॉर्ट में आई बना दिया, इनकम का, एक्सपेंडिचर का ई और सेविंग्स का एस। इसको लिख लो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अब हमें पता है कि पहले मान लीजिए आपकी इनकम 100 है, हमें बोल रहा है कि ना 60% वो खर्च करता है। पहले वो 60 खर्च कर रहा है, तो 100 में से 60 गए 40, मतलब कि जब वो 100 में से 60 खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग्स कितनी हुआ करेगी, 40। तो ये है आपका इनिशियल। अब फाइनल में वो क्या कर रहा है, 15% उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई। 15% अगर इनकम बढ़ी है तो 15/100 इंटू 100 करोगे, 100 में से 100 गए तो यहाँ पे बचा 15। तो 15% जब बढ़ रही है तो 100 में हम 15 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 115। ठीक है, तो मतलब बढ़ के उसकी जो तनख्वाह हो गई वो 115 हो गई इनकम। अब हमें बोल रहे हैं कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 15% क्या होता है, बढ़ गया। अब जब उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया तो हम इसको निकाल लेते हैं। पहले वो 60 खर्च कर रहा था, तो 15/100 इंटू 60 कर देंगे, 15% कर रहे हैं तो 0 से 0 गया, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब है कि अब जो है 60 में से वो 9 को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका इंक्रीज हुआ है 15%। अब हमने 60 का 15% निकाल लिया तो हमारा आ रहा है 9। अब 60 में हम 9 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 69। अब आप इनको माइनस कर लो तो 15 में से 9 गए, आपका बचेगा 6, और यहाँ पे फिर 10 में से 6 गए 4। प्रॉपर सॉल्व करके देख लो, कभी कहो कि कैसे आ गया। 15 में से 9 गए 6, 10 में से 6 गए 4, तो यानी कि अब आपकी सेविंग्स हो गई 46। अब हमें पता है कि पहले हमारी 40 थी और अब वो बढ़ के 46 हो गई सेविंग। तो अब इनमें डिफरेंस निकालो, 40 और 46 में 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 6 बाय ओरिजिनल हमारी सेविंग क्या हो रही थी 40, कंपैरिजन करने के बाद आपकी अब 6 बढ़ रही है तो इसलिए ऊपर आ जाएगा 6, और अब इसका परसेंटेज निकाल दो। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15%। मतलब कि अब आपकी सेविंग जो है 15% बढ़ गई है। ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सो डेट आपको दिक्कत ना हो और आपको क्लियरली समझ आए कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में प्रॉपरली किया क्या है। ठीक है, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा परसेंटेजेस निकले तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे। तो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कहता है, अ मैन स्पेंड्स 75% इनकम, एक आदमी है वो अपनी 75% तनख्वाह खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उस पर्सन की इनकम 20% बढ़ा दी जाए, एंड इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, और अगर उसका खर्चा भी हम 10% बढ़ा देते हैं, तो हमें बताना है कि जो उसकी सेविंग होगी उसमें कितने परसेंट का बदलाव आएगा, कितना चेंज आएगा। तो अभी हमने अबव क्वेश्चन में पढ़ा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो इसको भी हम उसी टाइप से करेंगे। ये मान लीजिए इनकम, इसको मान लो एक्सपेंडिचर, और ये हो गई आपकी सेविंग। मान लीजिए आपकी ओरिजिनल इनकम थी 100, ठीक है, इनिशियली जो आपकी इनकम थी 100 ओरिजिनल इनकम, अब वो उसमें से 75% खर्च कर रहा था, तो 100 में से हम एक्सपेंडिचर मान लिया हमने 75, तो अगर वो 100 में से 75 को माइनस करते हैं तो वो उस टाइम पे कितना सेव कर रहा था, वो 25 सेविंग्स कर रहा था। अब वो बोल रहे हैं कि 20% उसकी इनकम जो है बढ़ जाती है।
अब अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई तो 20/100, 20 का परसेंटेज 20/100 लिख लिया, ओरिजिनल क्या थी 100, तो ये कट करा तो ये हो गई 20%। तो जब 20% है तो 100 में 20 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 120, 20% बढ़ रही है, ठीक है। और फिर हमें बोल रहा है एंड दिस एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%। अब जो उसका खर्चा था वो 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय पहले एक्सपेंडिचर कितना था 75। तो अब इसको सॉल्व करो, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो मतलब कि 7.5 अब आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब ये 75 प्लस 7 क्या हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा आपका 7 8 9 10 11 12, तो 82.5 हो जाएगा। अब आप 120 में से 82.5 को माइनस कर लो, 120 माइनस 82.5, इसको माइनस करते तो 10 में से 5 गए 5 एंड हेयर 9 में से 2 गए 7, ठीक है, और इधर 11 में से 8 गए तो 3, तो ये हो गया आपका 37.5। तो अब पहले हमारी सेविंग्स 25 थी, अब हमारी सेविंग बढ़ के क्या हो गई 37.5 हो गई। तो अब आप इन दोनों में क्या करो कंपैरिजन करो, तो 37.5 माइनस 25 अगर आप करते हो तो 5 एज इट इज, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पे जो हमारा कंपैरिजन आ रहा है वो आ रहा है 12.5% का। अब अगर पहले हमारी जो सेविंग्स थी वो क्या थी 25 थी, तो इसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, अब कितनी आई 12.5, इसका प्रतिशत निकाल दोगे तो डेसिमल हटाओगे तो 0, ठीक है। तो इसको क्या करो 0 से 0 गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड हियर वी गो 25 5 ज़ा 125, तो 25 2 ज़ा 50%। और आपने एक चीज़ देखी आपकी सेविंग्स बढ़ी है आपकी बार, तो यानी कि 50% उसकी इनकम क्या हुई इंक्रीज हुई है, सॉरी सेविंग क्या हुई इंक्रीज हुई है, तो 50% आपका करेक्ट आंसर है। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो हम परसेंटेज निकाल के इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐड करके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप ये ना फाइनल वाली वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है। तो आप क्या करो, 100 में हमें बोला है 20% बढ़ाना है, हमने उस अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाली, हमारा आया 20 आया, ठीक है। और अब हमें बोला है कि 10% आपका एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है, तो हमने 10% क्या किया एक्सपेंडिचर का भी निकाल लिया, तो ये हमारा आया था 7.5। तो आप ना इनके ये जो परसेंटेज निकालने के बाद जो हमारी चीज़ें आ रही है इनमें ऐड ना करके इनको डायरेक्ट माइनस करो, इनको डायरेक्ट माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली कंपैरिजन। तो आपको एक कंपैरिजन मिल गया 12.5, यानी कि 12.5 अब सेविंग हो रही है और पहले क्या थी 25 थी, और उसमें इंक्रीज आया मतलब 12.5 का, तो इसको आप डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते थे, 12.5 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, फिर वही 0, इसको कट आउट करके आपका कंप्लीटली 50% आंसर आ जाएगा। तो इट्स अपॉन यू कि आप ऐड करके करना चाह रहे हो या फिर डायरेक्टली। बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जल्द से जल्द नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो बाय।